अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नया साल आप सब के लिए खुशियां लेकर आए। आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जो केस था नाअहली का, इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उस पर आज फैसला महफूज किया उन्होंने। जो नाअहली का केस है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में उस पर क्या फैसला आता है। उमर हमीद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने आज इस्तीफा क्यों दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद आ रही है कि और वो तो कोरोना की वजह से रुखसती पर है, छुट्टी पर है। इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो जो सेनेट में करारदाद पेश की गई है, उसकी हमायत का ऐलान किया है। निजी टीवी की रिपोर्ट है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शन के इल्तवा से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर सेनेट कह रही है तो उसको मुलतवी कर दें। देखते हैं कि इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर में कहा है कि लाहौर ना तो खिलाड़ी का है ना कारोबारी का है, ये पीपल्स पार्टी का है। मेरे साथ उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के खिलाफ जो रिट दायर की गई थी नाअहली केस की, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आज फैसला महफूज किया। आप क्या समझते हैं कि क्या फैसला आने वाला है? नाअहली ख़त्म होगी या कि बरकरार रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिफ साहब, मसला ये है कि ये नाअहली ख़त्म होती है या रहती है, इससे मसला नहीं है। उसूली मसला ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। वो इधर से अहल होते हैं, नहीं होते हैं, जहाँ जाते हैं जी। जब तक उनपे एक तो बात यह है कि जब से वो उनको तोशा खाने में जो सजा दी गई है जी। वो सजा खत्म भी हुई है, और हमारे कानून के मुताबिक सजा याफ्ता जो है वो किसी अवामी ओहदे का अहल नहीं होता। तो इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका था। आज उन्होंने, चूंकि उनके पास एक वकला की बड़ी टीम है, तो वो मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ प्ली लेके चले जाते हैं। अब हाई कोर्ट में चले गए, अगर हाई कोर्ट उन्हें हल भी कर देता है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो खान साहब के लिए ये कोई मेरे ख्याल में रास्ता निकलने वाला नजर नहीं आ रहा। बाकी वो जाहिर सी बात है अपने कारकुनों को, वो जो बल्ले का निशान था, जो बल्ले का निशान एक दफा बहाल हुआ, अब दोबारा जो है वो हाई कोर्ट पेशावर ने वो उसके पर फिर पाबंदी लगा दी है। इसमें भी खबर की बात यही है कि बल्ले का निशान फिर भी नहीं मिलने वाला इनको। पीटीआई ने ये इलेक्शन जो लड़ना है, या तो ये किसी और जमात के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, या इनके लोग आजाद एससीएस में टिकट लड़ेंगे, और जो भी वो लोग कामयाब होंगे या तो वो किसी ऐसी जमात में चले जाएंगे जिसके टिकट पे उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा होगा। हो सकता है वो जहांगीर के साथ मिल जाए, हो सकता है वो परवेज खटक की जमात के साथ मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि नूर या पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए। तो पीटीआई जो भी कर ले, जितने पैतरे बदल ले, जो कुछ भी कर ले, उनके लिए मुझे रास्ता में कोई साफ नजर नहीं आ रहा। उनके लिए मसाइल का एक अंबार है, और हर गुजरते दिन के साथ ये मसले उनके साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो पीटीआई के लिए जो मसला है वो क्या है? वो 9 मई का वाकया है या? हाँ, देखिए, 9 मई का वाकया भी शायद कहीं दरगुजर हो, उसमें तो अभी किसी को सजा ही नहीं हुई, लोगों को गिरफ्तारी हुई है, अभी ट्रायल भी प्रॉपर तरीके से उनका शुरू नहीं हुआ। पहले तो इसमें फंडा रहा के आया, फौजी अदालतों में केस चले गए, नहीं चले गए, आम अदालतों में चले गए, 2-3 महीने तो इस चक्कर में लग गए। तो 9 मई का मसला भी मेरे ख्याल में अब कोई इतना नहीं रहा। अगर वो 9 मई वाले जो लोग थे, अगर वो इसमें कोई बहुत ज्यादा हसास होते तो मेरे ख्याल में अब तक मुलजमान को सजाएं मिल चुकी होनी चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका होता। ठीक। मसला ये है पीटीआई का, मसला ये है कि पीटीआई के खान साहब, इमरान खान साहब, या जो उनकी जो भी पॉलिसी साज लोग हैं या इदारे हैं उनके साथ जी, वो अपना बयानिया तब्दील नहीं कर रहे। वो फौज मुखालफ बयानिया, रियासत मुखालफ बयानिया को बदस्तूर लेके चल रहे हैं, और वो ये बयानिया यहाँ भी चला रहे हैं, वो ये बयानिया अमेरिका, बैरून मुल्क जितने भी मालिक में वहां भी चला रहे हैं, और बल्कि बैरून मुल्क में इसमें ज्यादा तेजी से आग भरी जा रही है इस बयानिए में। तो पीटीआई का जब तक वो बयानिया तब्दील नहीं होगा, फौज और रियासत मुखालफ,
उस वक्त तक उन्हें रिलीफ मिलना मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है कि आप अपने रियासती इदारों से और रियासत से लड़ाई भी करें और आप दूसरी तरफ ये मुतालबा करें कि हमें फूलों के हार भी पहनाए जाए, आप ये भी मुतालबा करें कि हमें साफ तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाए, आप ये भी मुतालबा करें कि आपको पार्लियामेंट में जाने दिया जाए, और आप ये भी करें दूसरी तरफ के फौज को गालियां भी दे, फौज के खिलाफ साजिशें भी करें, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करें, और जितना मनफी प्रोपेगेंडा रा और दीगर जो एजेंसियां हैं वो नहीं कर पा रही जितना मनफी प्रोपेगेंडा इस वक्त पीटीआई के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कर रहे हैं। वो हर झूठी और फेक खबर को, हर मनफी खबर को वो उछाल रहे हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं, रियासत को भी बदनाम कर रहे हैं, फौज के इदारे को भी बदनाम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक चीज चल पाएगी उसूली तौर पे, या तो आपका बिहारिया चलेगा या फिर लेकिन आपको रिलीफ मिलेगा। उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो अगर उनको दे दें तो ये सारे यही है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड फिर इसी तरह मिलेगी कि आपने तो अपना बिहारिया बदल ले, आप दीगर जमातों की तरह आए, इलेक्शन कंटेस्ट करें, आप अपना मंशूर बयान करें। जब आपका ये बिहारिया ही नहीं है इलेक्शन का, आपका बिहारिया ही कुछ और है, तो वो कैसे लेवल प्ले फील्ड है? वो कैसे? एक देखें आपके घर में एक बंदा आए, आप उसकी उससे लड़ाई हो जाए और आप उसको, वो आपकी तरफ हमले करे, आप उसमें हमले करें और फिर कहे लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं यार, बीच में मुकाबला बड़ा, ऐसे होता नहीं है कभी भी। ये एक तरफ आप लड़ भी रहे है। हो और दूसरी तरफ आप कहे कि नहीं यार हमें फूलों के हार पे रहे, ऐसा नहीं होता। देखे पीटीआई या हालिया उसका आप देख ले, खान साहब का जो वो आर्टिकल है जो वहां छपा है किसी अखबार में। मैं अभी उसकी तरफ आने वाला था कि जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है उसने भी एक बोलचाल पैदा कर दिया है। अब ये देखें कि आप एक तरफ रियासत और उनके इदारों के खिलाफ, मतलब ये है कि आप शिकायत लगा रहे हैं आलमी सतह पे, आप उनको मवाद फराहम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पहले भी इलेक्शनों में बड़े एतराज थे, यहाँ धांधली के इल्जाम भी लगे, लोग हराए भी गए, लोग नायल भी किए गए, लेकिन इस तरह का रवैया नहीं अपनाया लोग रहे। ये सिर्फ एक आर्टिकल का इशू नहीं है। उससे पहले अभी आईएमएफ की जब किस्त, दूसरी किस्त 70 लाख डॉलर की मिलने वाली थी, तो उस वक्त भी पीटीआई के लोगों ने आईएमएफ से रब्ता किया, ये चंद दिन पहले की बात है, और कहा कि हमने जो कमिटमेंट की थी आईएमएफ से कि हम साथ देंगे, अब हम उस कमिटमेंट से बाहर आ रहे हैं। मतलब ये है कि उनका ये कहना था आईएमएफ को कि आप ये किस्त जारी ना करें, हमारे साथ जो आपकी कमिटमेंट थी हम उसके साथ आपके साथ मजीद नहीं चल रहे। तो ये जो रवैया है, ये जो बिहारिया है, या तो ये बिहारिया चलेगा या फिर ये चलेगा कि आपने रियासत के साथ मिलके, रियासत के इदारों के साथ मिलके और उनकी जो हुदूद है उनमें रहते हुए ये खेल खेलना है। तो पीटीआई का ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अहल हो गया कौन नहल हो गया। खान साहब की जमानत हो गई, खान साहब की जमानत नहीं हुई, कितने लोग गिरफ्तार हो गए, कितने बाहर है, कितने मुकदमे बन गए, कितने नहीं बने, ये बेमानी चीज है। उसूल बात यह है कि उन्हें अपने रवैये में, अपने बिहारिये पे, अपने इक़दामात पे नजर सानी करना होगी। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत करनी है तो जो पाकिस्तानी सियासत के उसूल है, जो पाकिस्तानी सियासत की जो हुदूद है, उसमें रहते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं, वरना उनके लिए मेरे ख्याल में यहाँ इस सियासत में कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। जिस तरह कल एक खबर चल रही थी कि वो जेआईटी के मेंबरान ने जब वो फैसला सुनाया तो इमरान खान साहब ने दोनों बाजू जो है वो कस दिए और उनकी तरफ मारने की तरफ कह रहे थे कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं देख लूंगा तुम्हें। इलेक्शन कमीशन सारी जेआईटी, इमरान इलेक्शन कमीशन। तब उन्होंने उनको ये कहा कि मैं तुम्हें आर्टिकल 6 लगाऊंगा इक़्तिदार में आके। भाई कौन सा इक़्तिदार, कहाँ का इक़्तिदार? हालत तो आपकी ये है कि आपको पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं मिल रहा। हालत तो आपकी ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवारों के नहीं, वो कह रहे हैं कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो जीतूंगा मैं ही। वो कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, इलेक्शन जीतूंगा मैं ही। लेकिन एक बात तो है उमर फारूक साहब, आप माने या ना माने, लेकिन अगर ये सेनेट में भी उन्होंने करारदाद पेश की है तो इसका मतलब ये है कि सब लोग जो है वो राय फरारी इख्तियार करना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है? इलेक्शन क्यों मुलतवी चाहते हैं? की कुछ और पस मंजर है। देखे उसमें जो उस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि ये जो करारदाद पेश हुई है, या जो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शन को आगे किया जाए, जी,
उसमें कौन लोग हैं? देखिए, हम्म, नून लीग उसमें शामिल नहीं है, अच्छा। और एक हद तक पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं है, और हाँ, उन्होंने पीटीआई भी जाहिर सी बात है शोकॉज वो। नोटिस जारी किया। अब पीटीआई दो तरह की सियासत कर रही है। हम्म, एक तरफ वो ये कहती है कि मौजूदा हालात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इसलिए शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि इलेक्शन आगे किए जाए, वो इस बात को आगे दोहरा नहीं रही। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं जी इलेक्शन होने चाहिए। जो सेनेट की इलेक्शन वाली बात है, हम्म, उसमें सबसे ज्यादा जो मुतालबा है वो जेयूआई फे का है। ठीक। जेयूआई फे का मुतालबा क्यों है? उसकी दो तीन वजूहत है। हम्म, एक मुझे वजह तो उनके लिए यह है कि उनको जो जितनी भी क्यादत है या जो उनके रहनुमा है, उन्हें शदीद खतरात ला के उनके लोगों पे हमले हो रहे। अभी दो तीन कल दिन कल पहले, जो आलम दीन इस्लामाबाद में एक हाँ, उनको मार दिया गया। मार दिया उस तरह गया। उनके इसी मोहम्मद एजेंसी और इसकी जो उनके सूबाई उम्मीदवार थे उन पे हमला हुआ। हम्म, इसी तरह एक गाड़ी में उनके उम्मीदवार के जो बम नस्ब किया गया। हम्म, फिर मुल्ला फजल रहमान और उनके बेटे मुल्ला असद महमूद के हवाले से वजारत दाखिला बाकायदा वो अलर्ट जारी कर चुकी है कि आप अपनी सिक्योरिटी के हवाले से महदूद करें नकलो हरकत को। और सबसे ज्यादा जो खतरा है इस वक्त वो जेयूआई फेक हुआ है, खास करके कबायली और बलूचिस्तान के इलाकों में। ठीक। और उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने में शदीद मुश्किलात है। ना वो इज्तिमा कर सकते हैं, ना वो कानून मीटिंग कर सकते हैं, ना वो कोई जलसा कर सकते हैं। वो अगर करते भी है तो उसके लिए उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे हिफाजती इंतजाम करने पड़ते हैं। एक तो लेकिन वजह यह है कि वो लेकिन ये चाहते हैं। उमर फारूक साहब, मसला ये है कि जो सेनेट की। जी। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन के लिए कोई माहौल ऐसा बनने दिया जाए, कोई मौका दिया जाए कि ये दहशतगर्दों के हवाले से जो फंडा है ये खत्म हो। हमें भी पूरा मौका दिया जाए ताकि हम फिर अपने लोगों के साथ जाए, अपना मंशूर पेश करें। एक बात। हम्म, दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि जेयूआई का जो असर रसूख है वो हम्म, ये कबायली इलाकों में, केपीके में या बलूचिस्तान में है। ठीक। तो ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ 25 हल्के हैं कौमी और सूबाई असेंबली के जो मुतासर हो रहे हैं। और ये ज्यादा हल्के, बल्कि ज्यादा क्या, सारे ही हल्के या केपी में या बलूचिस्तान में। ठीक। तो यहाँ उनका जेयूआई का वोट बैंक मुतासर हो रहा है। वो समझते हैं कि शायद अगर यहाँ उस तरह से वोट ना पड़े तो उन्हें नुकसान हो जाए। तो इस हम्म, वजह से भी एक मुतालबा ये कर रहे हैं कि थोड़ा मौसम खुलने दे। वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन बिल्कुल ना होने दे, वो कह रहे को एक महीना आगे पीछे कर ले। ठीक। एक दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जेयूआई को थोड़ा सा अपने सियासी एडजस्टमेंट के हवाले से भी कोई मुश्किलात है इस वक्त। हम्म, नून लीग के साथ उनकी कोई सियासी एडजस्टमेंट उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह वो चाह रहे थे। तो ठीक। फिर इस पार्टी के साथ भी अभी तक उसकी उनका कोई अलायंस नहीं बन सका। तो इस वजह से भी वो समझते हैं कि उन्हें शायद कोई वक्त मिल जाए तो वो कोई अपना बेहतर कहीं एडजस्टमेंट कर सके। तो ये दो तीन वजूहत है जो है, हम्म। मतलब मुस्तरद वजूहत है। ऐसी भी नहीं है कि उनको हम बिल्कुल डिग्रेड कर दे या बिल्कुल अब मुस्तरद लेकिन कर दे। उमर फारूक तो साहब, जो वो करारदाद, समझते हैं कि जी, ये, जो करारदाद पास हुई है वो कितनी मायने रखती है कि उस पर आया इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? देखिए, सेनेट या कौमी असेंबली की जो करारदाद होते हैं ये इखलाकी हमायत के तौर पे है जब तक इसमें अक्सरियत ना हो। आप हम्म, ये देखें कि इस वक्त सेनेट के अरकान की तादाद 96 है। ठीक। और जो उस वक्त सेनेट में जब करारदाद पेश की गई उस वक्त कुल मेंबरान जो मौजूद थे वो 16 थे या 15 थे। हम्म, जिन लोगों ने हमायत की उनकी तादाद सिर्फ 14 थी। और ठीक। ये एक तिहाई से भी बहुत कम तादाद थी। और ठीक। ज्यादातर हमायत करने वाले वो अरकान थे जो फाटा वगैरह से या जो छोटी पार्टियां, बाप पार्टी है या इस तरह की पार्टियां हैं, उनसे ताल्लुक रखते थे। ठीक। इसका करारदाद की कोई आईनी हैसियत नहीं है, एक ठीक। इखलाकी जवाज है। इखलाकी तौर पे वो मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन और इस मजे की बात करारदाद यह है को कि चैलेंज किया जा सकता है अदालतों में। अदालतों में तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखे जो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो होती है उसको इस तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। क्योंकि ठीक। ये पार्लियामेंट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हाँ, कोई कानून जब बन जाता है या बिल बन जाता है फिर उसको वो चैलेंज करते हैं। ठीक। करारदादों पे वो नहीं अदालतों में जाया जाता। हाँ, अलबत्ता इस पे ये हुआ है कि अभी मेरे ख्याल में बाकी सेनेटर ने 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के वजह से करारदाद सेनेट में जमा करा दी है। हम्म, अगरचे अभी इलेक्शन सेनेट इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने करारदाद जमा करा दी है। मेरे ख्याल में जिस दिन भी सेनेट इजलास होगा अब तो वो करारदाद पास हो जाएगी वो भी, चलो। क्योंकि सब अच्छा, ये मेंबरों ने बताएं कि ये ख्वाहिश उमर हमीद जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है,
इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इनके इख्तलाफात हैं, या क्या वजह है कि ये नहीं चाहते कि इलेक्शन अल्तवा का शिकार हो? कोई इस तरह जाहिर है कोई मामलात ऐसे हैं तो इन्होंने भी रिज़ाइन किया ना। देखिए, इलेक्शन ऊपर अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दो तीन बड़ी चीजें समझने की है। एक तो यह है कि उनकी जो तैनाती हुई थी वो 2 साल के लिए हुई थी, ठीक। और उनकी जो मुद्दत 2 साल की वो गुज़िश्ता साल जुलाई में मुकम्मल हो गई थी। हम्म। और जब वो मुकम्मल हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 1 साल की तोसी दी कि हमें, चूंकि इस प्रोसेस में, ये इलेक्शन वाले प्रोसेस के दौरान ये इनकी तैनाती हुई थी, तो इसलिए ये सारे चीज़ों से आगाह है, हमें नया बंदा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे तो हमें शायद थोड़ा सा उस तरह से कुछ चीज़ें समझने समझाने में वक्त लग जाए। तो इन चूंकि ये रन हो चुके हैं, ये चल चुके हैं, तो इन्हें चलने दिया जाए। तो एक तो यह है कि अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो वैसे उनकी आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो अब इजाफी एक मुद्दत चल रही थी उनकी। ठीक। दूसरी बात यह है कि वाकईतन वो बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बीमार है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि उनको कोरोना है। जी हाँ, वो ऑफिस नहीं आ रहे थे, और उनकी जगह जो स्पेशल सेक्रेटरी है दो, वो काम अंजाम दे रहे थे। और तीसरी बात यह है जी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन सबसे ज्यादा दबाव का शिकार है। देखें, वो किसी को नहल करता है तो नहल वाली पार्टी उसके खिलाफ हो जाती है, किसी को अहल करता है तो उसका मुखालफ उस पर चढ़ दौड़ता है, वो कोई तो तारीख आगे पीछे करता है या कोई भी फैसला लेता है तो अदालतें उस पर चढ़ दौड़ती है। अब अदालतों से उसको वो रिलीफ मिलता है तो वो सियासी जमातें उसको निशाने पे रख लेती है। तो इस वक्त बड़ी टफ जॉब है ये इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो चूंकि ज्यादा मीडिया का सामना नहीं करते, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक, समझ लें कि इलेक्शन के दिनों में ये 24 घंटे की ड्यूटी है। कोई भी टीवी वाला, कोई भी सियासी जमात किसी वक्त भी फोन कर सकता है, उनको ऑनलाइन ले सकता है। तो ये टफ जॉब है इस वक्त, और बहुत सख्त टफ जॉब है। उमर हबीब साहब ने मेरे ख्याल में शायद बेहतर समझा कि ये अब मुश्किल हो गया है संभालना, चूंकि दबाव भी बहुत है, कहीं इधर से दबाव है, कहीं उस जमात से दबाव है, कहीं इधर से गालियां है। तो उन्होंने शायद ये समझा कि मैं इस्तीफा दे दूं, अगरचे उनका इस्तीफा भी कबूल नहीं हुआ है। अब देखते हैं अगले चंद दिनों में अगर उनका इस्तीफा कबूल हुआ तो नया इलेक्शन कमिश्नर कौन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कौन आता है, लेकिन मुश्किल होगा किसी नई की तैनाती, क्योंकि अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो, मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश है, इलेक्शन सर पर है, कोई इंतखाबी मुहिम कोई उनकी जोरों पर नहीं है, क्योंकि उनके सारे कायदीन मौजूद हैं। चलो पीटीआई को तो हम कह सकते हैं कि अभी वो काफ़ी मसाइल से दो चार हैं, कुछ लोगों के कागजात मुस्तरद हैं, कुछ जेलों में हैं, लेकिन नून लीग की सारी क़यादत बाहर होने के बावजूद उस तरह का कोई इलेक्शन का टेम्पो नहीं बन रहा उनका। इसकी वजह क्या है? भाई साहब, नून लीग किसे अलावा इलेक्शन लड़े? आप कह रहे हैं कि पीटीआई तो सारी समझ ले कि वो दीवार से लग गई है, दीवार से। नून लीग को जरूरत क्या फिर? उनका तो बड़ा हरीफ वो दीवार ये पे बात ऑटोमेटिक है, लग गया है, ये बात तो ठीक वो है। इलेक्शन वही पे खर्च करने की जरूरत क्या है? वो तो इलेक्शन जीत जाएंगे। एक बल्कि बिलावल ही ललकार रहा है इस वक्त, बिलावल ही इनको ललकार रहा है कि कह रहा है कि लाहौर जो है ना वो खिलाड़ी का है ना कारोबारी का है, वो भुट्टो का है। बिलावल से कोई खतरा नहीं है। बिलावल के पास तो पंजाब में शायद सारी सीटों के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। लाहौर से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो मेरे ख्याल में जमानत उनकी जब्त हो जाएगी इन हालात में भी। अलबत्ता नूर की इलेक्शन मुहिम सुस्त रवि का शिकार ये जरूर है, लेकिन इस दौरान नून लीग अपने टिकट भी तो फाइनल कर रही है। उन्हें बलोचिस्तान और केपीके में कुछ टिकट फाइनल किए, पंजाब में काफी हद तक टिकट उन्हें फाइनल कर दिए। तो वो इन मसाइल से निकल के वो समझते हैं कि शायद उन्हें कोई बड़ी लंबी मुहिम चलाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जिन लोगों के टिकट वो फाइनल कर रहे हैं, जिनको इशारे मिल रहे हैं, वो अपनी कंपेयर जरूर चला रहे हैं उनके जो उम्मीदवार। अच्छा, ये आपने किस तरह कह दिया कि बिलावल भुट्टो की जमानत जब्त हो सकती है? क्योंकि लाहौर तो पीपल्स पार्टी का किला रहा है, चलो सारी सीटें ना सही, लेकिन अभी लोगों के अंदर कम से कम भुट्टो का वो जो नजरिया है वो तो मौजूद है, जो रोटी कपड़ा मकान है। नहीं, मैं आप ये बताऊं कि लाहौर की जो 12 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी ने तो शायद 12 नशिस्तों के लिए भी अपनी उम्मीदवार नहीं दिए। ठीक। तो क्या जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हो जाएगा?
हो जाएगी, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी उनकी। अच्छा। वक्त लग रहा है, चीजें फाइनल हो रही है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे नून लीग ने अपने उम्मीदवार बिठाने होंगे उन्हें भी राजी कर रहा है, जहाँ पे जहांगीर ने अपने उम्मीदवारों को बिठाना है उन्हें उनको भी राजी कर रहा है। और वो ये देख रहे हैं कि कौन सा, अभी वो सारे आपको पता है कि इस वक्त भी जिनके कागजात तो मुस्तरद हुए थे वो कोई 6,000 के समथिंग लोग थे। 22,000 उम्मीदवार इस वक्त भी मैदान में मौजूद है। 22,000 और उन 22,000 में से आपको देखना है अभी बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी के तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आजाद हैसियत में कागजात जमा करवाए हुए हैं। लेकिन तो ये इसी वजह से डिले हो रही है चीजें। जो मामला है जी कि असल में लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लोग पढ़े लिखे हों। पार्टी मैटर नहीं करती, लेकिन कम से कम एजुकेटेड लोग जो है वो असम्बलियों में अगर जाएं तो फिर मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी भी आ सकती है। मैं कल देख रहा था लाहौर से एक अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 8-9 जो है वो एमए और एमए की डिग्रियां उनके पास। जी जी जी। अगर इस लेवल के लोग जब असेंबली में होंगे तो फिर कोई बेहतरी की गुंजाइश निकलती है, लेकिन मेरे ख्याल में लोग उन्हें असेंबली में नहीं भेजेंगे, वोट नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि ये हमारी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर असल में ये अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद के बेटे हैं जी। इनके वालिद बहुत बड़े खतीब थे और वो अपोजिशन तहरीक जब ज़िया के खिलाफ चली थी उसमें बड़ा हरावल दस्ते का किरदार उन्हें अदा किया था और वो बड़े खतीब थे, मुसन्निफ थे और एकदम इन्होंने 8 एमए किए हुए हैं। 8 एमए हैं ये, देख लें साहबजादे हैं जी। तो उनके वालिद लाहौर में एक धमाके में शहीद हुए थे और मजे की बात उनकी तदफीन मदीना मस्जिद नबवी में उस वक्त के बाद। तो अब वो उनकी सारे बच्चे फैमिली पढ़ी लिखी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर इससे पहले 2 इलेक्शन लड़ चुके, नहीं दिए वोट लोगों ने, नहीं दिए। क्या करें। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि लोगों के अंदर कम से कम इतना शऊर तो होना चाहिए कि एक आदमी इतना काबिल है, इतना पढ़ा लिखा आदमी है। अगर ऐसे लोग एक 8 एमए है जिसके पास एमए की डिग्रियां हैं, डिग्री वैसे तो नहीं होती, इस पर 2-3 साल जो है वो मास्टर के लिए लगते हैं, एक के लिए तो उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो पढ़ाई में लगा दी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि और दूसरी तरफ आप देख लें कि जो उनके मद्दे मुकाबल होगा वो मेरे ख्याल में सिंपल बीए भी नहीं होगा, लेकिन वो देख लेना भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। अब ये मसाइल तो है हमारे, लोगों को चेंजेस, अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, तब्दीली तो ये होनी चाहिए ना। तब्दीली ये नहीं है कि जिसको खान साहब ने कह दिया या मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, चाहे वो उसके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो खान साहब ने तो तब्दीली के खिलाफ ने धोखा दिया कि उन्होंने उन्हीं घोड़ों को आजमाया जो घोड़े दूसरी पार्टियों से मुस्तरद हो चुके थे या वहां उनकी जगह नहीं बन रही थी, वो इनको मिल गए और इनका मैं तब्दीली ला रहा हूँ। तो कैसे आएगी जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जो अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर जैसे पढ़े लिखे लोग, इस तरह के जो है वो बड़े बड़े काबिल लोग हैं। मैंने सच्ची बात है, मैंने कल देखा उनकी वो जो उन्होंने एक इश्तिहार सोशल मीडिया में शेयर किया, मैं हैरान रह गया कि इतने काबिल आदमी को हम लोग जो है, हमारी बदकिस्मती है इसीलिए जो है वो हम आगे नहीं बढ़ रहे कि इन जैसे लोग जो है वो सड़कों पर हैं और जिनको सड़कों पर होना चाहिए वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। वो पार्लियामेंट बैठे, बस वो ऐसी कानून साजियां करेंगे। फिर जब इस तरह के लोग कानून साजियां करेंगे तो फिर उसका असर भी वही होता है। आज आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं, जिन्होंने हमसे आज़ादियां ली हैं, जो 2 टके के नहीं थे, आज उनका टका देख लें कहाँ पहुंच गया है। बांग्लादेश में आज इलेक्शन है, कोई आवाज आपने सुनी वहां धांधली की या कोई और फटने की, वहां इस वोटों की गिनती जारी है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। बहरहाल कानून की अमलदारी से ही कौमें आगे बढ़ती हैं। कानून इंसाफ जब तक नहीं होगा उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, लाइक और शेयर करते रहे। नई अपडेट के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते को हम दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का आमी और नासर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.